नमस्ते अडक सर, यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, आज बड़ा अच्छा लगा जब मैं प्रिंस एजुकेशन हब के रेजिडेंशियल स्कूल में आया हूँ और आप मेरे पास मेरे अजीज़ मित्र और मन संचालन की दुनिया का मैं हूँ कहाँ का बेताज बादशाह प्रकाश जी पीछे साहब मेरे पास में खड़े हैं। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा नमस्ते अडक सर यूट्यूब चैनल के परिवार को आप अभिवादन प्रेषित करें। नमस्कार सभी लाइव देख रहे साथियों को सादर नमस्कार। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जब एक शिक्षाविद प्रिंस एजुकेशन हब की इस पवित्र सरजमी पर आया है। सोहन जी सर हमारे बीच मौजूद है। आप एक लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हो। मैं सोहन जी आपसे ही वैसे सवाल आप मुझसे करने वाले थे, पर मैं कर लेता हूँ आपसे एक सवाल। आप खुद लंबे टाइम से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हो और आज आप उत्तरी भारत के एक नामी प्रतिष्ठित संस्थान, मैं कहूँ तो नॉलेज पावर हाउस द लैंड ऑफ इंडिया के सरजमी, उत्तरी भारत का शिक्षा जगत का सबसे बड़ा गुरुकुल, उस गुरुकुल के अंदर आप पधारे हो, तो आपको कैसा लग रहा है इस कैंपस में आकर? मैं तो प्रकाश जी देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था। हालांकि मैं जब पिछली बार आया था तो आपसे ही जुड़ा था और मैंने वहाँ अपने पालवास रोड के नीट कैंपस में आपसे मुलाकात की थी और यहाँ सोचा नहीं था कि आप यहाँ मिल जाओगे, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा सुखद संयोग था कि आप यहाँ मिले। बिल्कुल। प्रिंस एजुकेशन हब के बारे में तो क्या कहना। देखो, शिक्षा को जितना जो महनीय बनाया उसमें बड़ा रोल प्रिंस एजुकेशन हब का है। जी सर। और मुझे लगता है कि न केवल आज राजस्थान बल्कि पूरा उत्तर भारत, बिल्कुल, या यूँ कहूँ कि संपूर्ण भारत जो है उसको उसमें सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में हो सकता है एक बड़े बरगद के पेड़ में बिल्कुल बरसात का कई बरसातों का पानी होता है, लेकिन उसमें प्रिंस एजुकेशन हब एक बड़ा रोल निभाता है। और मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा, जब मैं अपने गांव में जाऊँगा, जब अपने ही एरिया में जाऊँगा, तब उनको ये यादें और ये संस्मरण लेके जरूर जाऊँगा कि मुझे वहाँ प्रकाश जी मिले थे और उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार और अभिवादन किया था। बिल्कुल सोहन जी, मुझे भी बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं यूँ कहूँ कि वर्तमान के तक्षशिला और वर्तमान का अगर कोई नालंदा है तो आपका सीकर है, और ये वो सीकर है और उस सीकर के उस प्रिंस के आप पवित्र प्रांगण में खड़े हो। प्रिंस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपने प्रिंस नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। वो प्रिंस है जो नर्सरी से नौकरी तक की गारंटी देती है। तो आइए, नर्सरी से नौकरी तक की गारंटी देने की इस सफ़र में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोहन जी सर मेरे बिल्कुल पास में खड़े हैं। मैं आप सभी से चाहूँगा, अगर किसी माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा शिक्षा जगत में कुछ नए नवाचारों के साथ अपनी बुनियादी नींव, अपने आधारशिला, अपने ढांचे को मजबूत करे, तो प्रिंस एजुकेशन हब सीकर का एक बार आप विजिट जरूर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं थोड़ा सा अब यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा। अच्छा। मैं चाहूँगा कि मैं प्रकाश जी के व्यक्तिगत संस्मरण से आपको रूबरू कराऊँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि गाँव की गोदूली से निकल करके जो बंदा प्रिंस एजुकेशन हब के लीडिंग रोल में है और आज बहुत से जो अभिभावक आते हैं उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करके उनको ये कहते हैं कि शिक्षा एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू चेंज ओवर वर्ल्ड। जी, बहुत तो ऐसी स्थिति में आप बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं और जामवंत जी की जो भूमिका है ना, वो कोई आपसे सीखे। लेकिन मेरा एक्सपर्सन ये रहेगा सर कि प्रकाश बीचर से एंकर प्रकाश बीचर कैसा बना, तो वो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा बताएं सर। जी सर, प्रश्न तो आपने बड़ा विचित्र कर लिया। हालांकि हर कोई जानना भी चाहता है, पर सर आपने ठीक ही कहा। गांव की गोदूली से निकला हुआ, खेतों की माटी में सना हुआ हूँ। सर स्कूली शिक्षा गांव से हुई और अभी जहाँ से मेरी स्कूली शिक्षा हुई वहाँ पर आप खुद स्कूल संचालित भी कर रहे हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12th तक की स्कूली शिक्षा गांव की गोदूली से करने के उपरांत कॉलेज शिक्षा के लिए मैं शेखावाट की धरती पर सीकर आ जाता हूँ। श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय से मेरी कॉलेज की शिक्षा होती है। हालांकि ज़्यादा मैं बात नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ क्योंकि सोहन जी साहब का ही पढ़ा हुआ हूँ, घरवाली सी बात ही है। नहीं यार, पर मैं तो चाहता हूँ कि सर खुल के बात करें ताकि हर कोई जाने। बाकी ऐसा है कि आज प्रिंस एजुकेशन हब के जिस मंच पर आता हूँ, मंच पर खड़ा होकर बोलता हूँ, हजार बच्चों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। ये प्रिंस एक ऐसा माध्यम मुझे मिला, एक ऐसा सुरक्षित प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसने मेरे सपनों को एक नया पंख दिया, एक मेरे जीवन को नए आयाम देने का काम किया। और प्रिंस के साथ, प्रिंस में आने से पहले भी सर शुरू से ही बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। घर पर भी रहता था तो सब लोगों के सामने बोलता रहता, घर वालों को भी कुछ न कुछ सुनाता रहता था। उसी का प्रतिफल और उसी का परिणाम ये है कि प्रिंस में आने से पहले एंकरिंग की दुनिया में था, आज भी एंकरिंग की दुनिया में हूँ। पहले फुल फ्लेश था, आज प्रिंस के मंचों पर ज़्यादा हूँ, बाहर के मंचों पर कम हूँ। पर जो भी हूँ मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक आप तमाम लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और समर्पण की बदौलत हूँ। जहाँ कहीं भी आप लोग मिलते हो तो जैसे सोहन जी आज मुझे एक नया मोटिवेशन देने का काम कर रहे हो, इसी का प्रतिफल ये है कि जहाँ कहीं जाते तो एक नई ऊर्जा, एक नई
एनर्जी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, और ये शायद सोहन जी आप कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये भी लेके जाऊंगा, मैंने प्रकाश जी देखा है कि आज के बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो आप बिल्कुल, बात करते हो, बिल्कुल। उसमें कहीं ना कहीं स्टेज फोबिया जो है ना, वो बड़ा एक हर्डल बनता है, रुकावट बिल्कुल बनता है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में स्टेज फोबिया को दूर कैसे करें, तो इसके एवरेस्ट एग्जाम्पल मेरे लिए और मेरे निजी तौर पर आप हो। मैं आपको स्कूली जीवन से लेकर आज तक के कारवां तक आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप भी उतना ही डरते थे जितना आज 7th 8th क्लास का बच्चा बिल्कुल डरता है। ठीक ठीक कह रहे हो आप। और आज मुझे आपको रोकना चाहूँगा, एक किस्सा याद आ रहा है मुझे मेरे जी, बचपन का। जी जी जी। जब मैं प्रार्थना सभा में प्रतिज्ञा बोलने के लिए जाता था, तो मैं गांधी बाल स्कूल में पढ़ा करता था पहले। तो वहाँ क्या होता था कि अगर आपने फर्स्ट डे अगर ढंग से बोल दी तो सेकंड डे आपका नंबर नहीं आना है। पर मेरे क्या हुआ, फर्स्ट डे थर्ड डे ऐसे करते करते 7 डेज तक कंटिन्यू नंबर आता, क्योंकि ढंग से बोल नहीं पाता। एक बहुत बड़ी हेजिटेशन थी। फिर लास्ट में सर खुद कह देते कि अब इसको मंच पर नहीं बुलाना, ये नहीं बोल पाएगा। पर वो दर्द था, उस दर्द को मैंने पाला, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। ठीक उसी प्रकार जिस जगह पर आप खड़े हो, हमारे प्रिंस स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, जिस बच्चे को अपनी माँ की गोदी में खेलना चाहिए, यूपी एमपी पंजाब बिहार गुजरात हरियाणा का बच्चा प्रिंस की गोदी में खेल रहा है। 6वीं क्लास का बच्चा 3000 बच्चों की भरी सभा में अपने 11वीं 12वीं के बड़े भाइयों को मोटिवेशन दे रहा है। इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों का शुरू से ही इन बच्चों में एक इस तरह के बीजों का बीजारोपण किया जा रहा है कि बच्चा आगे आकर कुछ नहीं आ करे। इसी तरीके से बच्चा अपने आप में हेजिटेशन खुल जाती है। अगर बच्चे को कम उम्र में एक अच्छा मंच मिल जाए, उस टाइम वो जानता नहीं मैं कैसा बोल पा रहा हूँ, वो जैसा भी बोलता है अपने आप को ठीक महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हेजिटेशन जो है ना, आपसे निकालना कोई आपसे सीखे। मैं एक नवोदय स्कूल में गया था सर। जी सर। और नवोदय स्कूल में बच्चे का हेजिटेशन कैसे निकाले, तो उन्होंने उसके लिए एक वर्कशॉप बना रखा था। ओके। और वर्कशॉप में बच्चे को एक ऐसे ग्लास के सामने खड़ा किया जाता था जी। और बच्चे को रूबरू होना होता था उस ग्लास से, उस कांच से। तो मुझे लगता है कि आपने भी इस प्रकार के काफी एक्सपेरिमेंट किए थे कि जिससे स्टेज फोबिया निकल जाए, वो थोड़ा सा बताएं। मैंने तो यूँ कहा था, आज से लगभग 7-8 साल पहले मेरे घर पर एक दीवार के अंदर कांच की अलमारी फिट थी। सोहन जी सर अब तो शादी होगी तो ससुराल पक्ष वालों ने थोड़ी बढ़िया वाली दे दी। तो कांच की अलमारी के सामने खड़े होकर अपने आप को हज़ारों लोगों को सामने साक्षी मानता कि मेरे सामने हज़ारों लोग बैठे हैं, और मैं लगातार रियाज करता। 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन, ऐसे करते करते महीने भर तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, और उस प्रैक्टिस का प्रतिफल ये है कि आज आपके सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कभी कहावत सुनी थी, इम्प्लीमेंटेशन आपसे ही सीखा है। अब मैंने देखा है सर, आपका परिवार काफ़ी बड़ा हुआ है। बढ़ने का मतलब आप केवल चितावा तक सीमित नहीं रहे। जी जी। मैंने देखा है आपने अपने कर्मस्थली पहले मेड़ता को बनाया, उसके बाद में आप काफ़ी राजधानी तक गए। पार्टीज में जुड़े। आज सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब के बहुत अच्छे बैनर के नीचे आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो ये जो बड़ा परिवार है, मैं चाहूँगा कि आप इस बड़े परिवार ने आपको भी मायने बढ़ाया है, तो इस बड़े परिवार के लिए थोड़ा सा मैसेज प्रेषित करें। इस बड़े परिवार के लिए मैसेज यही है, सोहन जी सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 10 सालों में मैंने एक चीज़ नोट की है। एक ज़माना हुआ करता था जब IIT और नीट का नाम आता था तो लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर कोई विदेश से आता होगा, गांव ढाणी के लोग जानते नहीं थे। आपकी प्रिंस PCP सीकर ने गांव के गोदुली से निकले हुए, गांव के गवालों और खेत के खलिहानों से निकले हुए बच्चों को IIT और नीट सेक्टर में भेजकर आप ये मानो कि भारत की IIT और भारत की मेडिकल जगत का मान बढ़ाकर आज राजस्थान के हर तीसरे किसान के घर में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनाने का काम किए। तो कहीं ना कहीं वो प्रिंस है। आज से मैं आपको 30 साल पहले की तरफ ले जाता हूँ। आप जब सीकर के 30 साल की शिक्षा जगत के इतिहास के पन्नों को खंगालोगे तो देखोगे, झाँकोगे तो पाओगे कि सीकर का 30 साल का वो गौरवशाली इतिहास, और उस 30 साल के गौरवशाली इतिहास में 27 वर्षों की एक संघर्ष भरी दास्तान है। वो दास्तान है प्रिंस की। आप जिस जगह पर खड़े हो, मैं इस जगह का आपको थोड़ा परिचय दूँ। आज से 27 साल पहले इस श्यामपुरा गांव और पालवास छोटी तासर 3 गांव का बेजोड़ त्रिवेणी संगम है। इसी श्यामपुरा गांव के जाए जन्मे श्रीमान गोपाल जी सुंडा, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड है, उनके 2 बेटे राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी। दोनों भाइयों का एक सपना था कि सीकर को स्कूली जगत में कुछ नया करे और नया करके दिखाए। वो सपना मैं ऐसा मानता हूँ कि वो 27 साल पहले की दास्तान, जिसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि जब ना साथी थे ना साधन थे, बस कलम और कागज़ था। अरे 27 वर्षों की चोटों ने मुश्किलों का सीना तोड़ा था, और तब जाकर सीकर की धरती पर शिक्षा जगत का एक नया सूरज जोगेंद्र जी सुंडा ने दिखलाया। जिस टाइम सीकर शिक्षा के अंधेरे से घिरा हुआ था,
आज से लगभग 50-70 साल पहले शेखावाटी की धरती पर एक युवा आध्यात्मिक संत हुए स्वामी केशवानंद जी महाराज, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद गांव-गांव ढाणी-ढाणी में 187 स्कूल खोल के एक शिक्षा की नई अलग जगाई। मैं ऐसा मानता हूं कि उस शेखावाटी में केशवानंद जी महाराज के बाद अगर सीकर की धरती पर अशिक्षा के अंधेरे से गिरी हुई शेखावाटी की भूमि पर कोई शिक्षा का नया उजाला फैलाकर ज्ञान की ज्योत और ज्ञान की मशाल जलाकर किसी ने कोई नए आयाम स्थापित किए, वो प्रिंस है। आप भरोसा मानिए, स्कूल से लेकर खेल के मैदानों तक, गांव की चौपाल से लेकर देश की सीमाओं तक, हर जगह आपको प्रिंस का बच्चा मिलेगा। प्रिंस में कोई भी बच्चा ढंग से पढ़ा है, आप 10 साल 15 साल का पुराना इतिहास देख लो, वो बच्चा आपको आपके गांव की गलियों में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। वो बच्चा पढ़ लिखकर उन पदों तक जा चुका है जहाँ से इस राष्ट्र की नीतियाँ बनती है, जहाँ से इस राष्ट्र की नीति और रीतियों का निर्धारण होता है। आप अंदाज़ लगा सकते हो। जहाँ पर मैं प्रिंस की डिफेंस की बात कर लूँ, प्रिंस ने अब तक 12 साल बेमिसाल 12 साल प्रिंस डिफेंस एकेडमी की स्थापना का समय, और अब तक 4000 राष्ट्र के सजग प्रहरी जिन्होंने देश की सीमाओं के लिए समर्पित कर दिए। अंडे की बात करूं सर, मोटा मोटी मैं रिजल्ट की भी चर्चा कर लूँ, आपने पूछ ही लिया। नीट रिजल्ट 2024 में प्रिंस का बेटा देवेश जोशी, टोडा भीम करौली का रहने वाला, जो पूरे भारत भर में ऑल ओवर इंडिया में प्रथम रैंक लाता है और पूरे भारत का सरताज बनकर भारत की मेडिकल जगत का मान बढ़ाता है। ये प्रिंस की देन है, जो मतलब पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में प्रथम रैंक देने का काम कर रही है। CUT रिजल्ट 2024 की बात करूँ तो प्रिंस की बेटी हिमानी ऑल ओवर इंडिया में प्रथम रैंक देकर अपने आप एक नया कीर्तिमान गढ़ देती है। मैं अंडे रिजल्ट 2023-24 की बात करूं तो प्रिंस की बेटी भाविका झुंझुनू की बेटी, जो भारतीय सेना में प्रथम रैंक के साथ सीधी लेफ्टिनेंट बनती है। एक ज़माना हुआ करता था बेटियां घर की दहलीज को लांघकर बाहर आती थी तो लोग कहते थे कि बेटी क्या करेगी। आप देखिए, प्रिंस ने बेटे को भी देश की सीमाओं के लिए समर्पित कर दिया। चाहे भारतीय वायुसेना है, चाहे भारतीय नौसेना है, चाहे इंडियन आर्मी है, हर जगह पर आज आपको प्रिंस का जवान मिलेगा। मैं बात करूँ कलेक्ट रिजल्ट 2024 की तो प्रिंस की बेटी पलक भिचर ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक। मैं बात करूं राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट की, अब तक 5-6 बार स्टेट टॉपर, सैकड़ों बार स्टेट मेरिट। मैं बात करूं हाल ही में जारी CBSE बोर्ड के रिजल्ट की तो CBSE बोर्ड के रिजल्ट में ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक। और मैं बात करूं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्था के मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरता प्रिंस एजू है पूरे भारत भर में प्रथम रैंक पर। यहाँ तक कि एक ज़माने ये था कि अपन कहीं घर से बाहर जाते थे, लोग कहे कि बैंड बजाने जा रहा है। आज प्रिंस का बैंड दिल्ली के राजपथ पर बजता है, और ये मानो कि मंत्रालय की तरफ से प्रिंस का बैंड पूरे भारत भर की जितनी भी CBSE बोर्ड की स्कूल है उसमें 1 नंबर का बैंड बजता है। अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिस्टम होलिस्टिक डेवलपमेंट की थीम पर काम करता है। सिस्टम में अदर को करिकुलम एक्टिविटी खूब होती है। रिजल्ट चाहे किसी भी चीज़ का हो, डंका संपूर्ण भारत भर में आपकी प्रिंस का ही बजता है। कारण ये है, कम से कम 4000 विद्वत शिक्षा जगत के चतुर मालियों की वो टीम है जो संस्कारों की जड़ों में खाद देकर इस प्रिंस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सिस्टम के इतने बड़े साम्राज्य के मालिक खुद बच्चों के साथ लगकर काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट बनकर तैयार होता है। और तब जाके अक्सर मैं ये कहता हूँ, कलम की धार से तिमिर का द्वंद्व लिखता हूँ, हाय हेलो कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। और यहाँ तो हर शख्स कहता है कि किस्मत तो बेगानी है, और एक प्रिंस है जो हर एक बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखती है। आइए महान स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का संकल्प करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सपनों का भारत बनाने का संकल्प करते हैं, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वापस जुड़ते हैं सोनजी सर से। मैं वास्तव में बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जब आपने कहा ये हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है। और मुझे बड़ा इसलिए भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आपका और मेरा मन से वास्ता है। और यहाँ ये बात जानकर मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ मोटिवेशनल सेमिनार और किस प्रकार से बच्चों को आगे लाने में, उनको तलाशने और तराशने में जो है वो आप जो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं सर। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कैमरामैन भी थोड़ा हमारे पीछे पीछे आए। सर एक बिल्कुल पास सामने आप एक बहुत बड़ा मंच देख रहे हो आप, और ये वो मंच है जहाँ इस मंच पर हमेशा पर डे असेंबली होती है। उस असेंबली के अंदर 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चा इस कैंपस में पढ़ता है। ये पूर्णतः रेजिडेंशियल, बाहर का सिंगल बच्चा यहाँ अलाउ नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले बच्चों की हॉबी जानते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। कारण है कि डांस में इंटरेस्ट तो डांस क्लास प्रॉपर है, संगीत क्लास प्रॉपर है, कम से कम 15-20 प्रकार के गेम्स, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कराटे, कुश्ती, सॉफ्टबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, सब गेम के 2-2 कोच भी है। इसके अलावा अधिकांश बच्चे में ये से भी मिलते हैं जो बच्चे स्पीच में रुचि रखते हैं, जो बच्चे एंकरिंग में रुचि रखते हैं, पर उनके अंदर एक बहुत बड़ी हेजिटेशन होती है। उन बच्चों को पहले हम अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं कि कल इस सब्जेक्ट के संदर्भ में आपको ये बोलना है,
और पहले ही एक बंद कमरों में संघर्ष करता ये जीवन है। बंद कमरे के अंदर ही बच्चों से रियाज करवाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, हम खुद सामने उनके खड़े होकर उनसे सुनते हैं, उनकी कमियों को गिनाकर उनसे सुधारने का प्रयास करते हैं, और फिर वो बच्चा इस मुख्य मंच की तरफ आता है। मैं चाहूँगा एक बार ये मंच दिखाइए आप। जब मुख्य मंच की तरफ आता है तो पहले एक दो बार तो बच्चों में बिल्कुल हेजिटेशन रहती है, हाथ भी कांपते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बच्चों की ताली की गड़गड़ाहट होती है, वो ताली की गड़गड़ाहट उन बच्चों को एक नया जोश देती है, एक नया मोटिवेशन देती है। तो कहीं ना कहीं बच्चा समय के साथ अपने आप को सहज महसूस करने लगता है और फिर लगातार वो मंचों पर आता रहता है। बड़ी बात यह है कि कोई भी बच्चा अच्छी एक्टिविटी करता है तो नॉलेज पावर हाउस द लैंड ऑफ इंडिया की सरजमी उत्तरी भारत के शिक्षा जगत के बड़े प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों को आने का एक नया मौका मिलता है। तो वो भी बच्चों में एक होड़ लगी रहती है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे प्रिंस के सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आने का मौका मिलेगा। और प्रिंस का सोशल प्लेटफॉर्म नहीं, ये उत्तरी भारत का प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा सपनों का सर सीकर से सीधा जाता है। इंटीग्रेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैं प्रकाश जी थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, और विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि भारत में पुराने जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, वो ऐसे विश्वविद्यालय थे जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचते थे। और आज जब सीकर में आपका प्रिंस एजुकेशन हब देखा तो मुझे वो संस्मरण याद आ रहे हैं जब हम कहते थे कि हम एजुकेशन में समर्थ थे, तब हमें सोने की चिड़िया कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सीकर आगे बढ़ा, उसमें बड़ा रोल यहाँ के एजुकेशन का भी था। मैं चाहूँगा सीकर और सीकर की एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो सर, सीकर ऐसा है, वर्तमान में मैं कहूँ तो वर्तमान शिक्षा की काशी है सीकर, सपनों का शहर है सीकर, माँ बाप की उम्मीदों का शहर है सीकर, माँ बाप के टूटते सपनों को जोड़ने का काम करता है सीकर। और यूँ कहूँ तो एक शर्ट के टूटे हुए बटन से टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का हुनर जो माँ रखती है, उस माँ के सपनों को आगे बढ़ाने का शहर है सीकर। सीकर पर आज लोगों का भरोसा और सीकर की बढ़ती शिक्षा के प्रति एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि सीकर का प्रत्येक इंस्टीट्यूट अपडेट बहुत ज़्यादा है। आप ये मान लो, प्रिंस की बात कर लेता हूँ, वर्ष 2028 में क्या होना है इस पर आज आपका प्रिंस काम कर रहा है। अब सोचिए क्या विजन है, क्या मिशन है, कितने बड़े इनोवेशन है। इसी का कारण है कि प्रिंस में पढ़कर या सीकर में पढ़ने वाला बच्चा आने वाले समय में एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, एक ब्यूरोक्रेट्स तैयार कर रहा है, सामाजिक सेवा में जा रहे, पॉलिटिकल क्षेत्र में बच्चे आगे निकल रहे, मेडिकल जगत में आगे निकल रहे, IIT जगत में आगे निकल रहे। मेन मुद्दा यही है कि सीकर जिस शिद्दत से, जिस संकल्प के भाव के साथ काम कर रहा है, सबसे बड़ा चीज़ है अपडेशन। समय के साथ अपडेट होना, समय से पहले अपडेट होना, ये सीकर की खासियत है। इसी का कारण है कि आज संपूर्ण उत्तरी भारत, यहाँ तक कि देखो आप सीकर के अंदर आज नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूँ मैं, तो नॉर्थ इंडिया का तो है ही है बच्चा, 23 से ज़्यादा स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है। आउट ऑफ कंट्री नेपाल की सरजमी तक के बच्चे आपकी प्रिंस में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीकर ने विश्वास जीता है लोगों का। एक समय था कोटा, आज टॉपर बच्चा कोटा में बैठा हुआ है, पर वर्तमान का कोटा अगर कोई है तो वो सीकर। हालांकि हम ये चाहते हैं कि सीकर कभी कोटा नहीं बने, क्योंकि कोटा में बच्चों की पर्सनल केयर नहीं होती, माँ बाप के सपने उजड़ते और टूटते हुए साफ नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। प्रिंस हमेशा इस बात को मानता है कि केवल किताबों में सर झुकाने से रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट बनाने के लिए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार पिरोए, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन से उनको जोड़े रखे। और बात आध्यात्मिक की आती है तो मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा दिखाइए आप इधर मंदिर के सामने। ये वो माँ शारदे का पवित्र मंदिर है जहाँ सुबह के बच्चों की दिनचर्या की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रार्थना के साथ होती है। तो आप सोचिए, शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का संगम अगर एक जगह हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बच्चा किस प्रकार से अपने आप को अपडेट कर पाता है, किस प्रकार से अपने आप को वो शिक्षा के मायनों में खरा उतरने का पूरा प्रयास कर पाता है। मैं प्रकाश जी थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा। मैं हालांकि मुझे लगता है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ इस चीज़ को नोट करता हूँ, सीकर आगे बढ़ा, लेकिन सीकर को आगे बढ़ाने में और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ये जो आसमान को छूती अट्टालिकाएँ हैं, आसमान को छूती बहुमंजिला इमारतें हैं, उसमें सराउंडिंग एरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सीकर का जो सराउंडिंग एरिया है वो एजुकेशन के प्रति कितना जुनूनी है, आपने तो इसको जिया है, थोड़ा सा वो बताएं सर। इसके लिए मैं आपको सोनी बताना चाहूँगा, सराउंडिंग आपका अगल बगल बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपकी संगत कैसी है, आपका आसपास का वातावरण, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण मैं आपको प्रिंस के माध्यम से देना चाहूँगा। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये
जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कैंपस है। आप देखिए प्रकृति की खुली गोद में खेतों के बीच में अपन बैठे हैं। अब अगर बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो ना तो मार्केट से सटा हुआ कैंपस है, ना तो फालतू की चीज़ देख पाएगा, ना सुन पाएगा। एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा वातावरण बच्चे को मिल रहा है जिस वातावरण की वास्तव में बच्चे को आवश्यकता होती है, क्योंकि कंजस्टेड एरिया नहीं है, ना वायु प्रदूषण है, ना ध्वनि प्रदूषण है, एकदम पीसफुल एरिया कह सकते हैं अपन। तो ये मैटर बड़ी चीज़ करती है एजुकेशन के मायने में। अगर कोई बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, अगर वहाँ की भौगोलिक विषमताएं भी अगर ठीक लगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ये चीज़ भी बड़ा नया नवाचार करने का काम करती है। ये बात वास्तव में मैंने जानी थी जब बहुत से लोगों ने, और बहुत जो जागरूक आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो न्यूसेंस होता है वो प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है। ऐसी स्थिति में जब शिखर कहता है कि हमारा AIR इंडेक्स जो है वो 10 के नीचे है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जागरूक जो अभिभावक है उनके लिए एक बड़ी सौगात है कि आपका बच्चा एजुकेशन भी ले रहा है, साथ में खुली और बहुत अच्छी हवा में सांस ले रहा है, तो एक बड़ी बात है। प्रकाश जी को मुझे लगता है कि मैं और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन चूंकि प्रकाश जी और मैं तो 2 in 1 है, तो मैं चाहूँगा कि सर हमारे नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनके नाम अपना अंतिम मैसेज प्रेषित। बिल्कुल। नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप सभी ने हमें सुना और मैं चाहूँगा कि ये चैनल एक ज़मीनी स्तर की बात को आगे उठाकर आपके बीच लाने का काम करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़े रहे, इस चैनल को जुड़े रहे और चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि गांव देहात के अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक आदमी तक इस प्रकार के सकारात्मक मैसेज आए। हो सकता है कि हमारे इस छोटे से एक मोटिवेशन के माध्यम से किसी के बच्चे के जीवन पर एक बड़ा फर्क पड़े और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ, एक बच्चा भी अगर कुछ अच्छा सुधार कर पाए तो मैं मानता हूँ कि अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। एक बड़ी दिली तमन्ना थी कि प्रकाश जी इस प्लेटफॉर्म पे आए, और हम हालांकि एकदम एडजॉइनिंग में है, लेकिन व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा होती है कि न तो प्रकाश जी को टाइम मिलता है। आज भी बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं थी क्योंकि एडमिशन सत्र चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकाश जी मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए और खूब सारी बातें, निजी बातें हो, एकदम खुल के बातें की। फिर कभी ईश्वर ने मौका दिया और बैठ के रूबरू करेंगे। प्रकाश जी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहे आप हमारे साथ। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।